गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों एसएससी जीडी 2023 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट। और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी 2023 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, खेड़ा किसान आंदोलन कब हुआ था? और इसके ऑप्शन हैं 1917, 1918, 1919 या 1920। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1918। तो यहाँ से आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि खेड़ा किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों 1918 में। और यहाँ पर आप लोग ये जान लीजिए कि खेड़ा किसान आंदोलन हुआ क्यों था। तो ये जो खेड़ा है दोस्तों, ये जगह पड़ती है गुजरात में। और ये खेड़ा जो कि है दोस्तों गुजरात में, यहाँ पर 1918 में अकाल पड़ गया, जिससे वहाँ के जो किसान थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए कर को देने में असमर्थ थे। और इसके चलते वहाँ के जो किसान थे उन्होंने एक आंदोलन किया 1918 में, जिसे कहा जाता है खेड़ा किसान आंदोलन। और वहाँ के जो किसान थे दोस्तों, वो यह चाहते थे कि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा कर लगाया गया है उसमें कुछ रियायत या ढील दी जाए। और इसी के चलते वहाँ पर आंदोलन हुआ, जिसे कहा जाता है खेड़ा किसान आंदोलन। और इसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों वहाँ पर महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इतना चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। और इसी के संदर्भ में दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि जो खेड़ा किसान आंदोलन है, इसी को कहा जाता है बरदौली सत्याग्रह। और ये हुआ था दोस्तों 1918 में। तो खेड़ा किसान आंदोलन, इसी को कहा जाता है बरदौली सत्याग्रह, और ये हुआ था 1918 में। और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और इस आंदोलन का जो टारगेट या मेन लक्ष्य था दोस्तों, वो था राजस्व वसूली में ढील या राजस्व वसूली में कमी। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा इतनी चीज़। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। और ये चंपारण है दोस्तों बिहार में। तो जो चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, ये संबंधित है दोस्तों नील की खेती से। और 1919 में हुआ था दोस्तों रॉलेट सत्याग्रह। और इसमें क्या होता था दोस्तों रॉलेट सत्याग्रह में? तो इसमें होता था कि जो भारतीय लोग होते थे उन पर बिना किसी ट्रायल या मुकदमा चलाए हुए उनको जेल भेज दिया जाता था। इसी के विरोध में महात्मा गांधी जी ने चलाया रॉलेट सत्याग्रह, जो कि हुआ था 1919 में। और 1920 में दोस्तों हुआ था एनसीएम अर्थात नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे कहा जाता है असहयोग आंदोलन। तो इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1918 में हुआ खेड़ा आंदोलन, जिसे कहा जाता है बरदौली सत्याग्रह, और 1917 में हुआ चंपारण सत्याग्रह, और 1919 में हुआ रॉलेट सत्याग्रह, और 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया? और इसके ऑप्शन हैं सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया या कुशीनगर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सारनाथ। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और ये सारनाथ है दोस्तों बिहार में। और इसी क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग ध्यान रखिएगा कि सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया। और इस घटना या इंसिडेंट को कहा जाता है दोस्तों धर्म चक्र परावर्तना। तो यहाँ से आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें है निम्नलिखित में कौन सी
रेशम वाली फसल नहीं है। और इसके ऑप्शन हैं जूट, पटसन, कपास या रबड़। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है रबड़। तो जो रेशम वाली फसल होती है दोस्तों वो है जूट, पटसन और कपास, लेकिन जो रबड़ होती है दोस्तों वो रेशम युक्त फसल नहीं है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करने वाले जीव कहलाते हैं। और इसके ऑप्शन हैं परपोषी, स्वपोषी, मृतजीवी या द्विपोषी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मृतजीवी। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मृतजीवी होते हैं वो मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, जिसका एग्जाम्पल हो गया दोस्तों फंगस, या जिसे हिंदी में कहा जाता है कवक। तो यहाँ से आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है। और इसके ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या केरल। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है केरल। तो मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य शैली है दोस्तों वो संबंधित है केरल में। तो यहाँ से आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और इसी क्वेश्चन के संदर्भ में दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली है वो संबंधित है दोस्तों आंध्र प्रदेश से, और भरतनाट्यम ये भी संबंधित है दोस्तों आंध्र प्रदेश से, और मोहिनीअट्टम और कथकली ये संबंधित है दोस्तों केरल से, और ये कथक संबंधित है उत्तर प्रदेश से, और सत्रिय शास्त्रीय नृत्य शैली संबंधित है दोस्तों असम से। तो यहाँ से आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को मकर विलक्कू के रूप में मनाया जाता है। और इसके ऑप्शन हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जो कि है केरल। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि मकर संक्रांति को मकर विलक्कू के रूप में मनाया जाता है केरल में। और इसी के संदर्भ में आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो मकर संक्रांति है उसे कर्नाटक में मनाया जाता है दोस्तों सुग्गी हब्बा के नाम से, और आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को मनाया जाता है दोस्तों पेड्डा पांडुगा के रूप में, और तमिलनाडु में दोस्तों मकर संक्रांति को मनाया जाता है पोंगल के रूप में। तो आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। और इसके ऑप्शन हैं केरल, उड़ीसा, झारखंड या बिहार। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है उड़ीसा। तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जो उड़ीसा राज्य है भारत का वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ से आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है सौरमंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे तेज है। और इसके ऑप्शन हैं मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी या शुक्र। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह दोस्तों जो कि है सौरमंडल में, उसकी घूर्णन गति सभी नवग्रह में सबसे तेज है। और बृहस्पति या जिसे जुपिटर भी कहा जाता है दोस्तों, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ से आप लोग इसे ध्यान रखिएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें है निम्नलिखित में कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। और इसके ऑप्शन है दोस्तों बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर या सीमा शुल्क। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि है संपत्ति कर। तो भारत में प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है दोस्तों संपत्ति कर, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी क्वेश्चन के संदर्भ में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रत्यक्ष कर का कुछ और एग्जाम्पल हैं जो कि है निगम कर, आय कर, ब्याज कर, व्यय कर या संपत्ति कर। तो प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हो गया निगम कर, आय कर, ब्याज कर, व्यय कर या संपत्ति कर। और अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं दोस्तों सेवा कर, सीमा शुल्क, मनोरंजन कर, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क और राज्य उत्पाद कर और बिक्री शुल्क। तो यहाँ से आप लोग दोस्तों कुछ प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल हैं जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा और ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। और इसके ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 130 से 140, अनुच्छेद 143 से 153, अनुच्छेद 153 से 167 और अनुच्छेद 180 से लेकर 190 तक। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो कि है अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 तक। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो राज्य कार्यपालिका है वो दी गई है अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक और ये है भाग 6 में। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो राज्य कार्यपालिका है वो दी गई है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक और भाग 6 में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है। और इसके ऑप्शन हैं अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या साउथ अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो कि है आयरलैंड। तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का चुनाव की विधि है दोस्तों वो ली गई है आयरलैंड के संविधान से। और जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो दिया गया है दोस्तों आर्टिकल या अनुच्छेद 54 में। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। और इसी के संदर्भ में दोस्तों आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में। तो आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों DPSP या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या जिसे हिंदी में कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या प्रिंसिपल। और दूसरा चीज़ ली गई है दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ली गई है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। तो आयरलैंड के संविधान से ये सब मुख्य चीज़ें ली गई हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें है किशोर कुमार जेना किस खेल से संबंधित है। और इसके ऑप्शन हैं बास्केटबॉल, टेनिस, मुक्केबाजी या भाला फेंक। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि है भाला फेंक। तो किशोर कुमार जेना ये संबंधित हैं दोस्तों भाला फेंक या जेवलिन से। और किशोर कुमार ने दोस्तों जो विश्व चैंपियनशिप हुई थी वहाँ पर दूसरा स्थान हासिल किया था। और यहाँ पर दोस्तों पहला स्थान हासिल किए थे नीरज चोपड़ा जी। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि किशोर कुमार जेना ये भाला फेंक से संबंधित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में
केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। और इसकी क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है दोस्तों झारखंड, तेलंगाना, असम या उड़ीसा। तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है तेलंगाना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना राज्य में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें है भारतीय वायुसेना किस संस्थान से प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदेगा। और इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों एचएएल, भेल, डीआरडीओ या एनओटी या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एचएएल। तो एचएएल जिसे कहा जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वहाँ से दोस्तों भारतीय वायुसेना प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदेगा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। और इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों एमएस स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, विक्रम साराभाई या दीनदयाल। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एमएस स्वामीनाथन। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एमएस स्वामीनाथन को। और यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों वर्गीस कुरियन को दोस्तों माना जाता है भारत में श्वेत क्रांति का जनक। तो एमएस स्वामीनाथन को भारत में माना जाता है हरित क्रांति का जनक और वर्गीस कुरियन को माना जाता है भारत में श्वेत क्रांति का जनक। यहाँ से आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें है स्वतंत्रता के समय भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। और इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों 50%, 65%, 70% या 75%। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 75%। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्रता के समय भारत की 75% जो जनसंख्या थी वो निर्भर थी दोस्तों कृषि पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें है CuSO4 किसका रासायनिक सूत्र है। और इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन हो गया दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नीला थोथा या हरा थोथा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है नीला थोथा। तो नीला थोथा या जिसे कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों CuSO4। और हरा थोथा या जिसे कहा जाता है दोस्तों फेरस सल्फेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो नीला थोथा होता है उसका रासायनिक सूत्र है CuSO4 और जो हरा थोथा होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4। यहाँ से आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों HCl। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिसे अम्लराज भी कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों H2SO4। तो यहाँ से आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 और इसमें है फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ था। और इसके लिए ऑप्शन है कतर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या मलेशिया। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कतर। तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ था दोस्तों कतर में। और ये फीफा विश्व कप होता है दोस्तों फुटबॉल का। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था कतर में। और यहाँ पर
जो फाइनल मुकाबला हुआ था दोस्तों वो हुआ था लियोन मेसी की अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में, जिसमें मेसी की टीम जो की थी अर्जेंटीना वो हुई विजयी। तो यहाँ से आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो अगला फीफा विश्व कप है दोस्तों जिसका आयोजन होगा 2026 में, ये होगा अमेरिका और मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से। तो यहाँ से आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य ने शुरू किया है, और इसके लिए ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कर्नाटक। तो अमृत नगरोत्थान योजना ये शुरू की गई है दोस्तों कर्नाटक राज्य के द्वारा। तो यहाँ से आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो बस दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।